हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अम्या। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का। ठीक है, और हम चैप्टर क्या पढ़ेंगे, द नेशनलिज्म यूरोप, यानी जो यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई और कहाँ से आई। ठीक है, सेकेंडली हम क्या करेंगे, आज हम इवन जिनको भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स क्लियर करने हैं तो मेरी उस पर जाइए, चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे और हिंदी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है द नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा फ्रेंड्स, हुआ क्या था 1848 में। फेडरिक सूरियो नाम के क्या थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। कैसे आर्टिस्ट थे वो, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने क्या करा था, एक ड्रीम यानी एक तरीके से काल्पनिक यूटोपियन विजन बनाया था। किसका, इस पेंटिंग का। किसका, इस पेंटिंग का। इस पेंटिंग में क्या था, उन्होंने ये एक तरीके से कल्पना की थी कि सारे जो स्टेट्स हैं यूरोप के, एक तरीके से वो मोनार्चियल से या एब्सोल्यूट वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फ्री हो चुके हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी वो गवर्नमेंट जिसमें एक इंसान या एक मतलब पूरी कम्युनिटी क्या थी, पूरे पूरे नॉर्मल लोगों पर राज करती है और उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं होते। सारे राइट्स, सारे डिसीजन सब किसके हाथ में होते हैं, एक ही इंसान या एक ही ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के हाथ में होते हैं और सारे क्या करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे साउथ कोरिया में मोनार्चियल गवर्नमेंट है, वहाँ पे किम जोंग क्या है, एक तरीके से वही है, तानाशाह है वो वहाँ का, और उसी की चलती है। इसी तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले क्या थी, पूरे यूरोप में थी। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे 1848 में, इन्होंने एक विजन करा था इस पेंटिंग को बना के कि सारा यूरोप क्या हो चुका है, सारा यूरोप आपका जो है वो फ्री हो चुका है ना। और देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कर रहे थे इन्होंने, देखो खंडन हो चुके हैं, देखो इस पेंटिंग में दिखा रहे हैं खंडन हो चुके हैं। जो एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसके क्या होते हैं, नीचे खंडन या इसके रिमेन्स पड़े हैं। देखो ये लिख रहा, शार्टर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस लाई ऑन द फोरग्राउंड। ठीक है, इन हिज पेंटिंग लिबर्टी आर पर्सोनिफाइड एज अ फीमेल फिगर। इसमें जो लिबर्टी थी यानी ये जो थी, ये क्या करी गई थी, पर्सोनिफाइड करी गई थी, एक तरीके से निर्धारित करी गई थी। किसको, एज अ फीमेल फिगर को। किसके हिसाब से करी गई थी, फीमेल फिगर के रूप में निर्धारित करी गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, आई एम फीलिंग समथिंग लो टुडे। आज मेरे थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी सी वॉइस डल है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ। ठीक है, in it has a torch of enlightenment in left hand and right hand she has a character of man of rights। यानी उनके लेफ्ट हैंड में क्या था, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थी। ठीक है, यानी किसकी, ज्ञान की एक तरीके से ज्योति थी, और दूसरे हाथ में उनके क्या था, कैरेक्टर ऑफ राइट्स, यानी जो मानव के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। मानव के अधिकारों का क्या था, एक कैरेक्टर था। ठीक है, इट्स अ यूटोपियन विजन, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये यूटोपियन विजन था। इसमें क्या था, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स क्या हो चुके थे, ऑलरेडी नेशन स्टेट्स थे, यानी राष्ट्रवादी स्टेट्स को बन चुके थे। फ्रांस ने जस्ट उसको, उस मूर्ति तक फ्रांस जो था वो पहुंचा था, यानी उसके पास ही पहुंचा था। और जर्मनी जो था, जर्मनी कैसे कलर के फ्लैग में था, रेड, ब्लैक और गोल्ड। यानी जर्मनी के फ्लैग का कलर कैसा था, रेड, ब्लैक एंड गोल्ड था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना। एंड जर्मनी वर फॉलोड बाय, एंड जर्मनी को कौन कौन फॉलो कर रहे थे, कौन कौन से स्टेट्स थे वो, सॉरी कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये आप ना लिख लीजिएगा, एक जगह नोट डाल दीजिएगा। फर्स्ट ऑस्ट्रिया, सेकंड किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस, थर्ड लॉम्बार्डी, फोर्थ पोलैंड, फिफ्थ इंग्लैंड एंड सिक्स्थ इज हंगरी एंड रशिया। तो इसमें देखो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनके जो विजन ऑफ पेंटिंग्स थी उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, है ना। तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1 to 1 5 नंबर क्वेश्चन आए तो भी इजीली 5 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आप आराम से एक्सप्लेन कर दोगे। 2 मार्क्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इजीली कर सकते हो। या शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए तो वो भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। अच्छा, अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की डिफिनेशन करेंगे। पहला तो ये लास्ट एक पॉइंट और रह चुका है, क्रिस्ट, सैंड्स, एंजल्स, गेज सिंबलाइज द फर्टिनिटी। यानी जो ऊपर से क्रिश्चियंस, मतलब जो क्रिस्ट वगैरह थे, है ना, जो सैंड्स थे, यानी जो वहाँ पर ऊपर जो एक तरीके से एंजल्स थी, या गॉड, क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियन के वो जो होते हैं फादर वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, ऊपर से लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे, लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे और गेज कर रहे थे किसको, एक तरीके से किसके माने जा रहे थे, सिंबल, और सिंबलाइज कर रहे थे फर्टिनिटी को। जो फर्टिनिटी, इसमें एक वर्ड आ रहा है फर्टिनिटी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा फर्टिनिटी है क्या। तो द एग्जैक्टली मीनिंग जो है फर्टिनिटी, जहाँ पर लोगों के बीच में कैसी भावना आती है, एकता की। जब लोग एक साथ मिलकर एकता की भावना लाके कोई काम करते हैं
तो वो क्या सिंबलाइज करती है, वो किस चीज़ को एक तरीके से अंकित करती है, वो फर्टेनिटी को अंकित करती है। ठीक है, इसमें आपका सेकंड आ गया नेशन स्टेट। अच्छा, नेशन स्टेट की डेफिनेशन आती है 1 या 2 वर्ड्स में, डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में आराम से, और आएगी ही आएगी आपके प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में 100% डेफिनेशन आएगी कि डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट। तो जब हमें डिफाइन करना होगा नेशन स्टेट को, तो हियर इज अ डेफिनेशन, अ नेशन स्टेट हैज वन in which the majority of its citizens are not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history and descent। तो अच्छा, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि एक राष्ट्रवाद राष्ट्र जब बनता है, जब उसके ज़्यादातर लोग यानी मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं उसके या सिटीजन्स होते हैं, ना कि ये हो कि रूलर के सेंस से, बल्कि अपने सेंस से उनकी क्या होती है, एक कॉमन तरीके से, क्या नहीं माने समान, उन्होंने एक समान इतिहास एक दूसरे के साथ बांटा होता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? नेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब कैसे चेंजेस हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो इसके लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं बोर्ड्स में, एग्जैक्टली बहुत क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, तो डोंट स्किप द वीडियो। ओके, देखो इसमें, देखो हमारे चैप्टर में मैंने बहुत इजीली पॉइंट कीवर्ड्स में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है कि ध्यान से सुनोगे और समझोगे ना, हिस्ट्री इतनी इजी लगेगी ना कि तुम लोग इंटरेस्ट में पढ़ोगे, मतलब बोर नहीं होगे, यू विल फील इंटरेस्टेड कि हाँ हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो सकता है, बस थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से इसका आइडिया आया। ठीक है, देखो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी पहला क्लियर एक्सप्रेशन कब आया है ना, तो वो आया 1789 में, किसके साथ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। किसके साथ आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। तो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर डेट पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कितनी थी, 1789। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये तो 100% ही आता है कि 5 मार्क्स में, कि चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन करो वो चेंजेस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आए। तो फर्स्ट है, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो चेंजेस कौन कौन से आए? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी जो फ्रेंच के मतलब क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या करा? इंट्रोड्यूस करवाया वेरियस मेजर्स को एंड प्रैक्टिसेस को, यानी जो माप वगैरह थे वहाँ पर, जो एक तरीके से होता है ना, तोल भाव करने की चीज़ें होती हैं, है ना, वेट्स वगैरह थे, मेजर्स, यानी कपड़ा जो है कहीं मीटर में था, कहीं किसी और यूनिट में था, उनको क्या करा? एक सेम वो दे दी कि इसी चीज़ में, जैसे कपड़ा है वो मीटर में, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में कपड़ा मीटर में होता है, कोई लिक्विड चीज़ होती है वो लीटर में होती है, कोई चीज़ सॉलिड में होती है तो किलो में होती है ना, तो ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मेजर दे दिया कि इसी में क्या होगा, ताकि उनकी क्या होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो सकी, मतलब उन्हें, हमें डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने क्या किया, इट फॉर्म्स कम्युनिटी ला पैट्रिक एंड द ला सिट्यूजन। इन्होंने क्या किया, ला पैट्रिक और ला सिट्यूजन नाम से क्या करी, दो कम्युनिटी फाइंड कर दी। अच्छा, ला पैट्रिक किससे रिलेटेड करती थी? ये करती थी फादरलैंड से रिलेटेड। ठीक है, इनके यहाँ पर जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके यहाँ पर फादर्स होते हैं ना, तो ये फादरलैंड से क्रिएट थी, और ला सिटीजन नॉर्मल सिटीजन्स की थी। किसकी थी? सिटीजन्स की। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट नहीं कर पा रही हूँ, जेडी एंड सिटीजन्स की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब है थर्ड चेंज। इन्होंने क्या किया था, दे प्लेस अ न्यू फ्लैग ऑफ ट्राई कलर रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। इन्होंने क्या किया, एक नए फ्लैग का वो कर दिया, एक नया फ्लैग इन्होंने चुना। ठीक है, न्यू स्टेट्स जनरल्स पर इलेक्टेड एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, यानी नए लोग चुने गए स्टेट्स के लिए, मतलब स्टेट जनरल के लिए, पोजीशन के लिए नए लोगों का चुनाव हुआ, और नेशनल असेंबली को क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा या लोकसभा को कोई नया नाम मिल जाए, ऐसे ही वहाँ के असेंबली को क्या हुआ, एक नया नाम दे दिया गया। यूनिफॉर्म लॉज ऑफ ऑल सिटीजन सेटअप, यानी सभी लोगों को क्या करेगा, एक समान लॉ प्रोवाइड करवाएगा, किसी को कोई स्पेशलिटी नहीं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, सब कुछ क्या करा गया, इक्वल करा गया। क्योंकि भाई वो लोग इतने सालों बाद अब मतलब फ्री हुए थे, तो वो चाहते थे कि देश में क्या हो, समानताएं हो। ठीक है, थर्ड था, न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड। न्यू हाइम्स कंपोज करी गई, है ना, मतलब जो हमारे यहाँ पर होते हैं गीत वगैरह होते हैं,
है ना, ओथ्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर प्लेज ली जाती है ना, शपथ ली जाती है, तो है ना। और जो लोग मर चुके थे या शहीद हुए थे, मतलब जो लोग नेशनल के लिए शहीद हुए थे, उनके लिए क्या करेंगे, मार्टियर्स कमेमोरेटेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे इतनी बोलने के साथ साथ ना बहुत सारी एक इश्यू आ रही होगी, या ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ हाइम्स क्या है। तो एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ हाइम्स क्या है, एक तरीके से भजन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो नेशन से रिलेट करती हो या भगवान से रिलेट करती हो, होती है हमारी हाइम्स। एंड मार्टियर्स कॉमेरेटेड का मतलब होता है शहीदों को याद किया गया, एक तरीके से शहीदों की याद में कुछ करा गया, स्टैचू बनवाया गया, या फिर उनके लिए कुछ दो शब्द बोले गए, या उनके लिए कोई एक अच्छी स्पीच बोली गई, तो वो हमारे क्या होता है, मार्टियर्स कॉमेरेटेड, यानी एक तरीके से शहीदों को याद करा गया। सेकेंडली यहाँ पर क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पर एबॉलिश करी गई। यानी आप अगर एक स्टेट में हो, सोचो आप एक स्टेट में, हमारे यहाँ पे यूपी में हो, तो यूपी में हम क्या करें, बुलंदशहर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर बुलंदशहर, हम अलग अलग तरह की कर लगा दें, कस्टम ड्यूटीज लगा दें, तो वो लोगों के लिए फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये सोचो, इतनी सारी कस्टम ड्यूटीज उनके लिए मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी। जब वो ही एक्सपेंसिव होंगी कस्टम ड्यूटीज़ के लिए, वो लोग इतना टैक्स दे देंगे, तो फिर नॉर्मल जनता पे वो चीज़ तो महंगी जाएगी। और सोचो सोप खरीद रहे हैं हम, और वो 3 जगह कस्टम ड्यूटीज से होके जा रहा है, 3 जगह वो उसका टैक्स दे रहे हैं, तो फिर वो जब नॉर्मल सिटीजन्स के पास जाएगा तो महंगा जाएगा। तो इसके लिए क्या कर दिया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को, यानी एक तरीके से जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी उन्हें क्या करा गया, एबॉलिश करा गया, एक तरीके से उनका क्या करा गया, खंडन करा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की, एक सेकेंड होल्ड ऑन। अब बात करते हैं हम इसकी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड। जैसे मैंने बताया, मेजर्स तो हो गए वो जो जिस मेजरमेंट में हम चीज़ें ले रहे हैं, फॉर कपड़ा हम मीटर में ले रहे हैं, है ना, तो वो हो गया हमारा मेजरमेंट। एंड वेट्स हो गया हमारा नाप तोल, यानी कोई चीज़ है तो हम उसे इस नाप में नापेंगे, मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना परफेक्टली, एक तरीके से, मतलब कैसे बताऊँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दूध है वो हम लीटर में मेजर कर रहे हैं, तो 1 लीटर का भाव ये होगा वो होगा, तो इस तरीके से पूरे क्या हुआ, वेट्स और मेजर्स को मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया इसका, कि मतलब ऐसा नहीं कोई अपनी मनमानी कर सकता है या कोई अपने हिसाब से कोई वेट और मेजर कर सकता है, नहीं, एक यूनिफॉर्म वेट और मेजर पूरे कंट्री में सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच बिकम लैंग्वेज ऑफ नेशन। अब लैंग्वेज सिर्फ, अच्छा फ्रेंच की ना उस टाइम पे वो थी, पेरिस भी था फ्रेंच में, फ्रांस में, मतलब हमारे में, तो वहाँ पर क्या लैंग्वेज बोली जाती थी ज़्यादा, तो फ्रेंच बोली जाती थी, ऑल ओवर कंट्री में नहीं बोली जाती थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड करा कि सिर्फ कैपिटल में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में ही फ्रेंच को क्या करेंगे, एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड 10th क्वेश्चन, रीजनल डिलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। यानी जो रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर होती है, देखो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना, बिहार में बिहारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस तरीके से जो रीजनल लैंग्वेज थी उनको क्या करा गया, एक तरीके से उनको डिस्करेज करा गया, और नई लैंग्वेजेस को, मतलब फ्रेंच को एक नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है उनको डिस्करेज कर दिया गया, हटा दिया गया एक तरीके से। अब जैसे ही ना फ्रांस एक तरीके से आज़ाद हुआ, नेशनल स्टेट बना, तो फ्रांस ने ना एक चीज़ मतलब अपने अंदर डाल दी कि अगर मैं नेशन स्टेट हूँ तो ये अब मेरी ना एक तरीके से जिम्मेदारी बनती है, या मेरी ना एक तरीके से तकदीर है कि मुझे क्या है, और नेशन स्टेट्स को भी क्या करना है, फ्री करवा, मतलब औरों को भी नेशन स्टेट्स बनाना है, और उनको इसे मोनार्चियल से और एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से क्या करवाना है, एक तरीके से फ्री करवाना है। मतलब मेरे लिए मेरी किस्मत में ये है, मेरी डेस्टिनी ये है कि मुझे अब और लोगों की हेल्प करनी है। फ्रांस के लोगों ने सोचा कि अब हमें और लोगों की हेल्प करनी है, उन लोगों को भी क्या कराना है, नेशन स्टेट बनाना है, और इस मोनार्चियल सिस्टम का क्या करना है, खंडन करना है एक तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें उन्होंने, स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। कौन से क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है कि स्टूडेंट्स ने और अदर मिडिल क्लास मतलब मेंबर्स ने मिलके क्या फाउंड करे थे, तो वो जैकोबिन क्लब्स फाउंड करे थे। क्या करे थे, जैकोबिन क्लब्स फाउंड करे थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स फाउंड करे, उस तरीके से एक तरीके से उन्होंने क्रांतिकारी का काम करा। सेकेंड है, देयर आर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच दे मूव इनटू। तो क्योंकि फ्रेंच आर्मीज ने पहले ही सोच लिया था कि अब हमें और देशों को भी मोनार्शियल सिस्टम से अलग करवाना है, मतलब एक तरीके से उन लोगों को भी फ्री करवाना है, नेशनल स्टेट बनाना है। तो इन्होंने क्या किया, नए और दूसरे स्टेट्स में अपनी फ्रेंच आर्मी को मतलब भेजा ताकि वो वहाँ पर लड़ाई करे, है ना। और इसके लिए रास्ते किसने खोले,
जैकोबिन क्लब्स वाले लोगों ने खोले, और जो अदर एक्टिविटीज़ थी या कैंपेन्स थे उनके द्वारा क्या करेगा, फ्रेंच आर्मीज के लिए रास्ते खोले गए, है ना। जैकोबिन क्लब्स वाले लोगों ने क्या करे, आंदोलन करे, धरने करे, है ना, कैंपेन्स करे, तो उसके द्वारा उन्होंने क्या किया, रास्ता खोल दिया कि फ्रेंच आर्मी आए और उनके देश को फिर फ्री करवाए, उनको इस एब्सोल्यूट जो गवर्नमेंट है उससे छुटकारा दिलवाए, ठीक है। तो ऐसा कहाँ कहाँ हुआ, पहले हॉलैंड में हुआ, अब ये फर्स्ट क्या है, हॉलैंड है, सेकेंड इज बेल्जियम है, थर्ड स्विट्जरलैंड है, फोर्थ इज इटली है। ये 4 कंट्रीज वो हैं जिसमें जैकोबिन क्लब्स के थ्रू फ्रेंच आर्मीज को कराया गया और उनको फिर क्या किया, मोनार्चियल सिस्टम से फ्री करवाया गया, ठीक है। अब आगे का चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। अब बात आ जाती है आपके नेपोलियन की, किसकी आ जाती है, नेपोलियन की। अच्छा, नेपोलियन ने क्या किया, एक्चुअली में एक होता है ना, हमारे हाथ में सत्ता आ जाती है तो हमें घमंड हो जाता है। तो नेपोलियन वैसे तो बहुत अच्छा था, नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी करे, प्लस कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो नेपोलियन के मतलब एक तरीके से गलत मानेंगे। एक होता है ना, जब किसी एक ही ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के हाथ में जब सारी चीज़ आ जाती है तो अपने आप को एक सुपीरियर समझने लग जाता है, तो वही गलती नेपोलियन ने करी फ्रांस में, ठीक है। नेपोलियन सेट चेंज इन फ्रांस आर्ट, तो नेपोलियन ने कौन कौन से चेंजेस करे फ्रांस में, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, उसने लोगों की स्वतंत्रता उनसे क्या कर ली, एक तरीके से कुछ टाइम के बाद छीन ली। कैसे छीन ली, देखो वहाँ की जो मीडिया थी ना, तो वो इनके बारे में, नेपोलियन के बारे में कुछ इस्टेब्लिश कर सकती थी, यानी कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़, कोई भी मतलब एक तरीके से मतलब